दोस्तों चोरी के फ़ोन्स की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ये इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के अंदर भी हो रही है, क्योंकि मोबाइल स्नैचिंग कभी भी ख़त्म नहीं हुई थी ना होगी। क्योंकि जिस तरीके से एप्पल के फ़ोन चुराए जाते हैं, गूगल के, सैमसंग के फ़ोन चुराए जाते हैं, आपको लगता है कि भैया इसके अंदर ऐसा फीचर है कि इसको ट्रैक कर लिया जाएगा, लेकिन बहुत ही कम ऐसे फ़ोन है जिनको ट्रैक किया गया है। किसी तरीके से मोबाइल एक्सपर्ट इनको रीसेट कर देते हैं, फैक्ट्री रीसेट मोड में डाल के कुछ कर देते हैं, जिसकी वजह से रीयूजेबल हो जाते हैं। चाहे इंडिया के अंदर रीयूज ना हो, ये किसी और कंट्री के अंदर यूज़ कर लिए जाते हैं, क्योंकि अब ये जो चोरी का नेटवर्क है ये इंटरनेशनल माफिया चला रहे हैं। दरअसल लंदन पुलिस ने एप्पल, गूगल, सैमसंग से नाराज़गी जताते हुए कहा है कि इस नेटवर्क को किसी तरीके से तोड़ना होगा, क्योंकि बेशक से फ़ोन चोरी हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो रीयूज़ नहीं किए जाते, लेकिन वो चाइना, अफ्रीका या दूसरी कंट्रीज़ में जाके चलाए जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर रीसेट कर दिया जाता है। क्योंकि लंदन के अंदर डेली 200 से 300 फ़ोन स्नैच किए जाते हैं और उसके बाद में एक गिरोह होता है जो कि किसी तरीके से इनको दूसरी कंट्रीज़ में भेज देता है, जहाँ पर इनकी स्क्रीन, मदरबोर्ड या बैटरी रीयूज़ में आ जाती है, या फिर फ़ोन को ही रीसेट कर दिया जाता है, जिसके बाद में वहाँ के लोग इसको चलाने लग जाते हैं। तो ये नेटवर्क तभी रुकेगा जब एप्पल, गूगल, सैमसंग इस तरीके से फ़ोन को बना देंगे कि उसके ना तो पार्ट यूज़ में आ पाए, ना वो फ़ोन यूज़ में आ पाए। अगर इस तरीके की चीज़ें की जाएंगी तो ही जाके इस चोरी के नेटवर्क को रोका जा सकता है। जहां पर एप्पल ने तो कुछ सिक्योरिटी अपडेट भी की है और इसी के साथ साथ लंदन पुलिस के साथ में डेटा भी शेयर करना स्टार्ट कर दिया है कि वहां पर जो फ़ोन चोरी हो जाते हैं उसके बाद में क्या वो एक्टिव किए गए हैं या फिर वो ऑन किए गए हैं, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन लंदन पुलिस तक पहुंच जाती है। फिलहाल के लिए गूगल, सैमसंग भी इस तरीके के फीचर के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये चोरी के फ़ोन अब इंडिया में नहीं या उसी कंट्री में नहीं चलाए जाते जिस कंट्री में चोरी हुए हैं, बल्कि इनको शिप कर दिया जाता है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर। तो सर, डोनाल्ड ट्रंप की कई सारी चिकनी चुपड़ी बातें हमने सुनी हैं कि मोदी जी मेरे दोस्त हैं, इंडिया हमारा दोस्त है, इस तरीके की कई सारी बातें की गई। उसके बाद में कई सारी चीज़ें इंडिया के खिलाफ ही करता आया है यूएस। और अब सुनने में क्या आता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज या कह लो ओमान कोस्ट के आसपास से गुजर रही शिप, जिसके ऊपर इंडियन सेलर का क्रू मौजूद होता है, उस पर यूएस नेवी अटैक कर देती है और 3 इंडियन सेलर की इसमें जान जा चुकी है। यूएस, जिसको हम एक वक्त में अपना दोस्त बताते थे, डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती की बातें सुनाई देती थी हमको कि भैया हमारे तो रिश्ते काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं यूएस के साथ में, लेकिन अब यहाँ पर यूएस हमारे सेलर्स को मार भी रहा है। यहाँ पर इंडिया ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया है? इंडिया ने यूएस डिप्लोमेट को 2 बार समन किया है और स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट भी लॉन्च किया है कि ये बहुत ही गलत चीज़ की गई है। इंडियन सेलर की सेफ्टी कहीं से कहीं तक नहीं सोची यूएस नेवी ने और सीधा ही अटैक कर दिया उस शिप के ऊपर। वहीं पर यूएस का कहना ये है कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर लगाए गए हमारे ब्लॉकेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से हमने इनको वार्निंग भेजी। ये वार्निंग नहीं सुन रहे थे और सीधा ही निकल रहे थे, जिसके बाद में हमने इन पर अटैक कर दिया। अब यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि ये शिप इंडिया की थी। दरअसल ये शिप इंडिया की नहीं, इसका नाम था माउंट सेटेबेलो का कुछ नाम था, जो कि पेलू फ्लैग के अंदर चल रही थी। तो यहाँ पर क्रू इंडियन था और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका लिंक कुछ ईरानियन ऑयल से था जिसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, जिसकी वजह से यूएस ने इसके ऊपर अटैक किया है, ऐसा यूएस नेवी का कहना है। यहाँ पर अब इंडिया इसके बाद में क्या एक्शन ले रहा है? दरअसल डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इंटरनेशनल मैरिटेरियन फोरम में इशू उठाया है उसने कि इस तरीके की चीज़ें हुई है। इंडियन नेवी को एस्कॉर्ट मिशन के लिए भी डिप्लॉय करवाया जा सकता है, इस तरीके की बात की जा रही है और कंपनसेशन की भी डिमांड करी जा रही है, जो कि 3 लोगों की जान गई है। यूएस के साथ हाई लेवल टॉक के बातें भी सुनने में आ रही हैं कि वो भी होगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ साफ हो चुकी है कि यूएस और ईरान अब मानने नहीं वाले हैं, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को वो कंप्लीट ब्लॉक कर रहा है और इसी के साथ साथ अब दोनों में दोबारा से वॉर छिड़ने की न्यूज़ भी सामने आ रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो एक बड़ा अटैक करने वाले हैं ईरान के ऊपर, उसका आइलैंड भी कैप्चर करने वाले हैं जहाँ से वो ऑयल निकलता है। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कह दिया कि उसको पसंद है इन्फ्लेशन, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन देख रहे हो आप, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि जब हम कैप्चर कर लेंगे ईरान के ऑयल को तब हमारा कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो एक तरीके से यूएस की नज़र अब ईरानियन ऑयल के ऊपर है। No, I love it. The numbers were great. You know what I really love? I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it now. Something you didn't know. You know, we've been taking out millions of barrels of oil. Nobody knows it. You know who doesn't know about it?
Iran until right now. दोस्तों आप सोच के देखो कि आपने कभी सोचा था कि पुराने जीपीयू वापस आएंगे, क्योंकि नए जब जीपीयू लॉन्च किए जा रहे हैं तो वो मार्केट में आने चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जीपीयू की शॉर्टेज कुछ इस कदर हो चुकी है कि 3000 सीरीज़ की RTX अब वापस आ रही है। दरअसल 3060 जो कि काफ़ी पॉपुलर जीपीयू रहा है, अब उसको दोबारा से मार्केट में लाया जा रहा है, क्योंकि जो 4000 सीरीज़ है, जो 5000 सीरीज़ है, वो मिल ही नहीं रही है, जिसकी वजह से 3000 सीरीज़ को रीलॉन्च किया जा रहा है एशियन मार्केट के अंदर। दोस्तों बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे थे, तो यहाँ पर वन प्लस ने एक उम्मीद का दिया जलाया है अपनी N सीरीज़ को लेके, क्योंकि कहा जा रहा है कि वन प्लस अपनी N सीरीज़ लॉन्च करने वाला है बहुत ही जल्द, जो कि शायद जो पहला स्मार्टफोन इनका होगा वो N6 हो सकता है, जो कि 15 से 20 हज़ार रुपये की रेंज में आ सकता है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि अब वन प्लस अब फ्लैगशिप किलर फ़ोन नहीं बना पा रहा है, जिसकी वजह से अब इनकी जो प्रायोरिटी है वो धीरे धीरे वापस से बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन पे शिफ्ट हो रही है, जहां पर इनका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होने वाला है वीवो, ओप्पो, रियलमी। दोस्तों आपकी 2 मिनट में बन जाने वाली मैगी अब थोड़े से ट्रबल के अंदर आ चुकी है। दरअसल FSSAI ने, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नोटिस भेजा है और एक्सप्लेनेशन मांगी है नेस्ले से कि आपकी इस मैगी के अंदर इस तरीके की चीज कैसे हुई। दरअसल इनकी मैगी के अंदर आ गया है कीड़ा। एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर मैगी के अंदर से लार्वा निकलता दिख रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंप्लेंट हुई सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके ऊपर FSSAI ने एक्शन लिया, जहां पर अब नेस्ले की तरफ से तो इस एलिगेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अनवेरिफाइड सोशल मीडिया अकाउंट से ये वीडियो किसी ने पोस्ट की है और उसका सैंपल भी मांगा है कंपनी ने, उसको सैंपल भी नहीं दिया है जिस बंदे ने कंप्लेंट करी है। यहाँ पर उसी बैच का रेफरेंस सैंपल एक FSSAI अप्रूव्ड इंडिपेंडेंट लैब में टेस्ट करवाया गया है और उसके अंदर कंटेमिनेशन या कह लो इन्फेस्टेशन नहीं मिला है फिलहाल के लिए। लेकिन यहाँ पर FSSAI की अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी वो इस केस को और इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जहां पर मैगी का शेयर 3% गिर चुका है सिर्फ इस न्यूज के वायरल होने की वजह से कि मैगी के अंदर लार्वा पाया गया है। दोस्तों खुद को स्टैंड अप कॉमेडियन कहने वाले परनीत मोरे, जिनके शो के अंदर हिमांशु जांगड़ा की अब जॉब जा चुकी है, क्योंकि उन्होंने कुछ 370 रुपए वाली जो बात कर दी अपनी गर्लफ्रेंड को लेके कि उन्होंने चिकन बिरयानी खिलाई, फिर उसका हिसाब भी वसूलना था, तो इस तरीके की जो बात करी उनकी जॉब चली गई। इसी के साथ साथ परनीत मोरे के ऊपर FIR भी हो चुकी है और यहाँ तक एक और एपिसोड इनका वायरल हो रहा है जिसके अंदर एक डॉक्टर साहिबा बात कर रही है जिनका नाम है सेजल पवार। वो बात कर रही हैं उन मुर्दों की जो कि अपनी बॉडी डोनेट कर देते हैं, जिसके ऊपर ये अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं, चीरे लगाते हैं, टाँके लगाते हैं, उसके बाद में मतलब जो भी सर्जरी वगैरह की जो चीज़ें होती है, जो प्रैक्टिकल होते हैं, वो उन्हीं बॉडी के ऊपर किए जाते हैं। तो उन्हीं का इन्होंने मजाक उड़ाया, उनके प्राइवेट पार्ट्स का मजाक उड़ाया उस शो के अंदर। फिर ऊपर एब्डोमेन काटा, हाँ, फिर स्कल काटा और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव तू ऑर्गन्स, पक्का डॉक्टर है या कसाई है? व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या साला तुम लोग ये सब बातें करते हो? बेचारे चाचा ने नोबेल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है और बच्चे लोग रहे हैं, भाई चाचा का छोटा है यार। तो अब इनके ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है। KEM हॉस्पिटल के जो डीन हैं उन्होंने 2 लोगों की कमेटी बिठाई है इनकी इंक्वायरी के लिए, और इसी के साथ साथ इनके पेरेंट्स को भी बुलाया गया है जिस तरीके की इन्होंने बात की, और लोग तो इनके लाइसेंस रद्द करने की भी बात कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने अपॉलॉजी मांगी है, लेकिन ये अपॉलॉजी तब आई है जब ये वो एक्ट कर चुकी थी। हेलो एवरीवन, मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी एंड आई जस्ट वांटेड टू कम हियर एंड से दैट आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। मैंने ऐसे कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं वो चीज़ बोलूँगी। इट्स वेरी बैड टू सी वट एवर नैरेटिव हैज़ बिन सेट एंड बस मुझे इतना बोलना था कि शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोल ली थी चीज़ कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड आई नो इट्स माई मिस्टेक एंड when I went on a show, comedy show, it was my first stand-up comedy ever. मैं इसके पहले कभी stand-up शो में नहीं गई थी एंड मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 2 महीने पहले की क्लिप अभी आज उसमें से एक पार्ट लेके ऐसा कुछ बड़ा इशू हो जाएगा।
I'm never gonna justify. I'm never gonna take the wrong side. दोस्तों सलमान खान का काला हिरन केस तो आपको याद ही होगा, जो कि 1998 की बात थी। हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के दौरान ये सारी चीज़ें हुई थी, जहां पर अब एक काला हिरन नाम की फिल्म आने जा रही है जिसका टीज़र लॉन्च हुआ है, जो कि टीज़र कुछ इस तरीके का है जहां पर सलमान खान का डुप्लीकेट इसके अंदर सलमान खान का रोल निभा रहा है। तो ये कुछ स्टोरी उन्हीं के ऊपर आधारित है। हालांकि ये कहा गया होगा कि भाई डिस्क्लेमर दिया होगा कि किसी भी शख्स से रिलेटेड नहीं है ये मूवी या कुछ भी ऐसी बात है, लेकिन सबको मालूम है कि ये सलमान खान के ब्लैक बक केस से इंस्पायर्ड स्टोरी है, जिसके अंदर लॉरेंस बिश्नोई का भी रोल दिखाया गया है, जिसको लॉयन बिश्नोई बताया गया है, जो कि जेल के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर कैरेक्टर्स के नाम चेंज किए गए हैं, लेकिन सारी चीज़ें वही हैं जो कि जनता को मालूम है। और शायद ये एक तरीके से सलमान खान के फेम को कैश करने के लिए ये फिल्म बनाई गई है, जो कि मतलब उन एक्टर्स के साथ में बनाई गई है जिनको कोई देख ही नहीं रहा था कितने सालों से। लेकिन हाँ, फिल्म की स्टोरी ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ नया जनता को मालूम चल जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें बताई गई हैं फिलहाल के लिए फिल्म के टीज़र के अंदर वो तो सभी को मालूम है।